गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है हम लोग 12th जेई नीट का एक नया चैप्टर जानेंगे, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर कुछ खास इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो खास रिलेशन है वो जानेंगे। सबसे पहला जो इंटरकनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का वो बताए थे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड 1820 में, 1820 में। ऑर्स्टेड साहब का क्या कहना था उस समय, तो कोई भी करेंट कैरिंग वायर हो, करेंट कैरिंग वायर मान लीजिए करेंट कैरिंग वायर है या कोई चार्ज यहाँ मोशन में हो, चार्ज मोशन में हो, तो ये करेंट कैरिंग वायर या मूविंग चार्ज अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये ऑर्स्टेड साहब सडनली कुछ खास मैग्नेट का प्रॉपर्टी जानने के लिए एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे या कुछ और एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे मैग्नेट से रिलेटेड। एकाएक उनको जो लगा ना कि वायर के पास, जब मैग्नेट गया एक वायर के पास, तो देखते क्या है, डिफ्लेक्शन हो गया। जनरली आप जानते हैं अगर फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हो तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके स्टे करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएगा इस तरीके से। लेकिन जब वो करेंट कैरिंग वायर के पास गया तो थोड़ा वो ईस्ट वेस्ट की तरफ मुड़ गया, मतलब नॉर्थ साउथ से ईस्ट वेस्ट की तरफ चला गया। तो ये इसका मतलब है कि निश्चित रूप से वो करेंट कैरिंग वायर उस मैग्नेट पर फोर्स लगा रहा है। और वो कौन सा फोर्स लगा रहा है, तो एक्चुअली वो मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण मैग्नेट डिफ्लेक्ट कर गया। अगर वो मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये ऑर्स्टेड साहब का डिस्कवरी काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ उस समय, क्योंकि जब ये जो डिस्कवरी हो गया ऑर्स्टेड साहब के द्वारा कि कोई करेंट कैरिंग वायर या मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इससे फैराडे साहब को आइडिया मिला कि अगर कोई करेंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो कोई मूविंग मैग्नेट, अगर कोई क्लोज कॉइल ले लीजिए और अगर कोई उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन किया जाए तो निश्चित रूप से मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन के कारण कॉइल में करेंट इंड्यूस होगा। और इस चीज़ को वो भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिए, जो कि आगे चल कर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जाना गया। और आज हम लोग उसको पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फैराडे का लॉ दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। फैराडे के लॉ के आधार पर फिर बाद में जनरेटर, डायनमो, ये सब का कंस्ट्रक्शन हुआ। निकोला टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर का आधार रखे, फिर बाद में एम्पियर मोटर का आधार रखे। तो कहने का मतलब है ये छोटा सा जो डिस्कवरी था ऑर्स्टेड साहब के द्वारा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का एक नया युग का प्रारंभ हुआ। तो ऑर्स्टेड साहब जो बताए थे, फिर से एक बार जान लीजिए, कोई करेंट कैरिंग वायर या मूविंग चार्ज अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी करेंट कैरिंग वायर और मूविंग चार्ज प्रोड्यूस एज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब ऑर्स्टेड साहब क्या बताया कि अगर करेंट जो है, करेंट अगर प्लेन के परपेंडिकुलर हो, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉट, ये डॉट जो होता है ना, डॉट रिप्रेजेंट करता है करेंट। यहाँ पर हम लोग करेंट के लिए लिए हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और प्लेन से बाहर की तरफ डायरेक्शन बताएगा। प्लेन के परपेंडिकुलर एंड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। इस केस में चूँकि यहाँ पर करेंट है, इस केस में जो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में। और अगर वही करेंट अगर मान लीजिए प्लेन के परपेंडिकुलर हो और प्लेन के अंदर जा रहा हो, यानी गोइंग इनटू इट, उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये ऑर्स्टेड साहब के द्वारा बताया गया, इसको हम लोग खुद भी एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हैं। एक करेंट कैरिंग वायर ले लीजिएगा और बगल में एक छोटा सा कंपास, मैग्नेटिक कंपास रखिएगा, देखिएगा डिफ्लेक्शन होगा। जैसे जैसे नॉट डिफ्लेक्ट होते जाए, पॉइंट बना बना करके कंपास को घसकाते चल जाइए। आप देखिएगा कि अगर करेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है और प्लेन से बाहर आ रहा है तो डायरेक्शन हो जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज में। आप देखिएगा कि मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ जो है वो एंटी क्लॉक में मूव कर रहा है।
और उसी तरह से अगर करेंट प्लेन के परपेंडिकुलर हो और प्लेन के अंदर जा रहा हो तो कंपास का नॉर्थ आप देखेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रहा हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। ये हो गया। अब इसी चीज़ को जो है ना मैक्सवेल जो है एक सिंपल रूल के द्वारा बताए थे। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के नाम से जाना जाता है। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, यानी करेंट कैरिंग वायर या मूविंग चार्ज के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए सिंपल वो लॉ दिए। उनके अनुसार क्या है कि अगर कोई करेंट कैरिंग वायर है, करेंट कैरिंग मान लीजिए ये करेंट कैरिंग वायर है, इसको इस तरह से राइट हैंड में होल्ड करना है कि अगर मान लीजिए थंब जो है, थंब करेंट के डायरेक्शन को बताए तो ये जो कर्ल फिंगर है, मुड़ा हुआ फिंगर देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। यानी इफ द थंब indicates the direction of current, then the curled finger will indicate the direction of magnetic field. अगर आप पूरा स्टेटमेंट जाने मैक्सवेल का तो होल्ड अ करेंट कैरिंग वायर in right hand in such a way that if the thumb indicates the direction of current or moving positive charge, then the curled finger will indicate the direction of magnetic field around current carrying wire. तो कहने का मतलब है इसके द्वारा अगर हम लोग मैक्सवेल जो लॉ दिए इसके द्वारा अगर इस चीज़ को चेक करें तो देखिए करंट जा रहा है बाहर की तरफ, तो थंब हो गया बाहर की तरफ, तो फिंगर किधर मुड़ रहा है, एंटी क्लॉक में। और ये करंट इनवर्ड है तो थंब को ऐसे रखेंगे तो ये हो गया क्लॉकवाइज। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पर एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इलेक्ट्रॉन्स बीम इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिलो द बीम। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन बीम जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ठीक हम लोग जानते हैं कि करेंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट होता है, यानी करेंट का डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ। ये हो गया करेंट का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। तो करेंट का डायरेक्शन मान लीजिए ये कोई वायर है, इसमें करेंट फ्लो कर रहा है, या मान लीजिए ये करेंट का डायरेक्शन को है। अब इसको होल्ड करेंगे इस तरह से तो ये करेंट का डायरेक्शन है, तो ठीक बीम के बिलो जो है ये ईस्ट की तरफ हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स ईस्ट। यानी इस केस में हम लोग कह सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टुवर्ड्स ईस्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, यानी द स्पेस सराउंडिंग अ मूविंग चार्ज और करेंट वायर और अ मैग्नेट in which if another moving charge experiences a force is called magnetic field। तो इसको लिख सकते हैं the space surrounding a moving charge or a current wire or a magnet in which another moving charge experiences a force is called magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी क्लियरली देख रहे हैं, और इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाता है mt⁻⁻2 I पर पावर -1, और इसका SI यूनिट इज टेस्ला।
निकोला टेस्ला के ऑनर में रखा गया है टेस्ला, और अगर इस डायमेंशनल फॉर्मूला के आधार पर लिखेंगे तो हो जाएगा और किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर। और अदर यूनिट एक है, अदर यूनिट जो कि SI नहीं है, अदर यूनिट इज गॉस। गॉस को G से डिनोट करते हैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये भी अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ वगैरह दिए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड और मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड, आगे चल के पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो फर्स्ट चैप्टर में जो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में इनके द्वारा दिया गया है गॉस लॉ, और इनका एप्लीकेशन पढ़े थे। तो गॉस यहाँ से 1 गॉस जो होता है, 1 गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला, और अगर लिखेंगे 1 टेस्ला लिखेंगे तो 10⁻4 गॉस हो जाएगा। यानी टेस्ला एक बड़ा यूनिट है। यही जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगता है उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, यानी द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। द फोर्स exerted by magnetic field। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स का हम लोग एक फॉर्मूला निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला दिया गया था लॉरेंज के द्वारा, हेनरिक एंटून लॉरेंज। लॉरेंज के अनुसार क्या है, यानी कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई करेंट कैरिंग वायर है, तो आप जानते हैं कि करेंट कैरिंग वायर ये मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल से देखें तो ये करेंट का डायरेक्शन थंब बता रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड, प्लेन के इनवर्ड। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इनवर्ड के लिए क्रॉस लिखते हैं, ये हो गया बी वेक्टर। तो लॉरेंज जो है ना अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्या देखे कि जब चार्ज को रेस्ट में रखा गया तो इस पर किसी तरह का फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब है कि ये जो करेंट वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा, और आप जानते हैं कि चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि इस करेंट वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, जिसके कारण इस पर किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे ही इस चार्ज को प्रोजेक्ट किया गया, मान लीजिए फेंका गया, अलग अलग डायरेक्शन में फेंका गया, तो क्या देखा गया, इस पर फोर्स लगने लगा। और एक डायरेक्शन आया जो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसमें इस पर कोई फोर्स नहीं लगा। अब उसके बाद क्या किया गया कि चार्ज को, ये जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज को भी वेलोसिटी से फेंका गया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना करके। तो क्या देखा गया कि इस पर जो फोर्स लगा, फोर्स जो लगा उस पर, वो हो गया भी साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा फोर्स, जैसे से एंगल साइन का बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स, यानी 90 पर मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। अगर थीटा हो जाएगा 90 तो मैक्सिमम फोर्स। तो जो फोर्स लगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ भी साइन थीटा का। उसके बाद क्या देखे ऑस्टेट की, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाया गया तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ते गया फोर्स भी बढ़ते गया। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के मैग्नीट्यूड का। तो ऑस्टेट साहब के इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स F क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी साइन थीटा एंड F पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यू भी साइन थीटा। यहाँ से प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, यानी अब हो जाएगा क्यू भी साइन थीटा। यहाँ जो कांस्टेंट के रूप में हो गया वही मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेयर
where the constant B is called magnetic field। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसको आप लिखेंगे इस तरह से एफ वेक्टर, तो ये हो जाएगा क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, तो क्या देखा गया कि ये चार्ज पार्टिकल जो है इधर मुड़ना शुरू हो गया इस तरह से, यानी फोर्स लगा तो मुड़ा। अब सवाल उठता है कि चार्ज पार्टिकल इस वायर की तरफ ही क्यों मुड़ा, वायर क्यों नहीं मुड़ा? तो इसका जो है सिंपल सी बात है कि देखिए वायर में कई चार्ज है और इसका अलग से मास भी है, तो इसका मास ज़्यादा हो जाएगा। सिंगल एक चार्ज लेंगे तो मास कम रहेगा, तो एक्सेलरेशन इसमें ज़्यादा होगा। न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों फोर्स लगाएगा बराबर, सेकेंड लॉ से F बराबर ma होता है, तो A इज इक्वल टू F/m, जिसका मास कम उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा, और इसीलिए ये जो है एक्सेलरेट कर गया वायर की तरफ। अब वायर की तरफ ही क्यों एक्सेलरेट किया, उसके उधर क्यों नहीं गया? तो यहाँ पर एक लॉ हम लोग जानेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, उसके आधार पर जानेंगे कि जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, और यही कारण है कि चार्ज पार्टिकल वायर की तरफ बेंड कर रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए करेंट कैरिंग वायर या मूविंग चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन जानने के लिए हम लोग जानते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार क्या है कि अपने लेफ्ट हैंड का 3 फिंगर, मिडिल फिंगर जिसको सेंट्रल फिंगर भी कहते हैं, इंडेक्स फिंगर जिसको 4 फिंगर भी कहते हैं, और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि सब एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाए। इस स्थिति में अगर ये मिडिल फिंगर करेंट के डायरेक्शन को बताएगा, ये 4 फिंगर जो है यानी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, तो ये थंब जो है उस मूविंग चार्ज या करेंट कैरिंग वायर पर जो फोर्स लगेगा उसके डायरेक्शन को बताएगा। यानी कैसे कह सकते हैं, तो स्ट्रेच मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ middle finger indicates the direction of current, index finger indicates the direction of magnetic field, then thumb will indicate the direction of force on current carrying wire or moving charge। इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर जो है हम एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए करेंट कैरिंग वायर है, सबसे पहले इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस साइड में राइट हैंड थंब रूल से इनवर्ड हो जाएगा, अगर इस साइड निकालेंगे तो आउटवर्ड हो जाएगा प्लेन का। यहाँ पर देखिए एक बगल में पॉजिटिव चार्ज है और इसको भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं, तो जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज का वही करेंट का डायरेक्शन। अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो ध्यान से देखें, ये करेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। करेंट इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर देखिए थंब किधर मुड़ रहा है, थंब का डायरेक्शन शो कर रहा है वायर की तरफ, और इसी कारण जो है ये चार्ज पार्टिकल जो है इधर मुड़ जाएगा वायर की तरफ, इधर मुड़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में करेंट हो और यहाँ पर देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट किया जाएगा, फेंका जाएगा, यानी इसके द्वारा भी करेंट का डायरेक्शन ही होगा, यानी ये 2 पैरेलल करेंट हो जाएगा एक तरह से। इसमें यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज है, इसको भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं, भी वेलोसिटी से यहाँ पर भी करंट वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन ये हो गया। आप जानते हैं कि जिधर निगेटिव चार्ज करंट का डायरेक्शन उसका अपोजिट, यानी इस चार्ज के द्वारा जो करंट होगा उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। चलिए इसको मान लेते हैं I1 करंट का डायरेक्शन। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स, तो करंट का डायरेक्शन किधर देख रहे हैं, नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, तो फोर्स किधर देख रहे हैं, जो थंब जो जा रहा है वायर से दूर जा रहा है। इसका मतलब अब इस चार्ज को ये जो करंट कैरिंग वायर जो है रिपेल करेगा, यानी इधर जाएगा ये। नेक्स्ट जानते हैं लॉरेंज फोर्स। तो
तो लॉरेंज जो है ना अपने एक्सपेरिमेंट से क्या देखे कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को वैसे स्पेस में प्रोजेक्ट किया जाए, फेंका जाए, जहाँ दोनों तरह का फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो दोनों उस पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। और ये जो दोनों फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा उस चार्ज पार्टिकल पर, इसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं, क्योंकि इसको लॉरेंज बताए तो उन्हीं के नाम पर पड़ गया लॉरेंज फोर्स। यानी हेनरिक एंड टून लॉरेंज के द्वारा सबसे पहले बताया गया था, इसीलिए इस फोर्स को कहते हैं लॉरेंज फोर्स। यानी इन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। अब अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं चार्ज क्यू है, और उसको भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, फेंका गया एक वैसे स्पेस में जहां दोनों तरह का फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों उस पर फोर्स लगाएगा। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स एफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, यानी एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स ये हो जाता है क्यूई वेक्टर, और लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा देर पहले पढ़े थे, क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हो गया लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्यू ई, यहाँ पर क्यू चार्ज हो गया, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ से Q कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये कहलाता है लॉरेंज फोर्स। ये भी कहलाता है लॉरेंज, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, और ये हो गया लॉरेंज फोर्स हो गया। नेक्स्ट जानते हैं फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर किसी करेंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो फोर्स तो लगेगा, लेकिन कितना फोर्स लगेगा उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए करेंट कैरिंग वायर है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर हम लोग मान लिए हैं। इस करेंट कैरिंग वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। और यहाँ से मान लीजिए आप जानते हैं कि करंट जो है, करंट जिस डायरेक्शन में जाता है इलेक्ट्रॉन ठीक उसके विपरीत फ्लो करता है, और इसके वेलोसिटी को कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन जो है ठीक इस डायरेक्शन में मूव करेगा करंट के अपोजिट। यहाँ मान लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं जिसका लेंथ हो जाएगा dl, लेंथ हो गया dl। सबसे पहले क्या करेंगे, इस एलिमेंट का वॉल्यूम लिखेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इनटू एरिया, यानी AdL। अब अगर मान लें कि यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो इतना वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो n इंटू AdL। तो अगर लिखेंगे इफ n be the number of electrons per unit volume, then total electrons in the element, टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा एलिमेंट में हो जाएगा NaDl। सबसे पहले क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लिखेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा तो एक पर फोर्स लेंगे तो एवरेज लेना पड़ेगा, सबका एवरेज किसी एक पर निकलेगा। तो लिखेंगे एवरेज, एवरेज फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर एवरेज फोर्स हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू माइनस E VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।
इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ई मान लिए, वी डी हो गया इसका वेलोसिटी, और बी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन पर एवरेज फोर्स। अब उस एलिमेंट में जितना इलेक्ट्रॉन है तो उस पर निकालेंगे फोर्स, तो लिखेंगे फोर्स ऑन एलिमेंट। एलिमेंट पर फोर्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी एफ वेक्टर, और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हो जाएगा एन ए डी एल इंटू ई वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हो गया। अब अगर मान लीजिए डी एल को वेक्टर के रूप में ले लें करेंट के डायरेक्शन में, चूँकि लेंथ है तो वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो डी एल को अगर वेक्टर के रूप में ले लें करेंट के डायरेक्शन में, तो जो ये जो देख रहे हैं रिलेशन का नया रूप हो जाएगा, यानी इफ डी एल इज टेकन एज डी एल वेक्टर along the direction of current, then यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी ए वेक्टर इज इक्वल टू, ई को बाहर कर देते हैं तो एन ई, वी डी को भी बाहर कर दीजिए, फिर ए डी एल को वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और एन ई वी डी ए के बराबर होता है करेंट, ये करेंट के बराबर है एन ई वी डी ए, तो यहाँ से लिख सकते हैं डी ए वेक्टर इज इक्वल टू आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर इसी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल बी साइन थीटा। ये तो एलिमेंट पर निकला फोर्स। हम लोग को पूरे वायर पर निकालना है, तो लिखेंगे नेट फोर्स ऑन द वायर ऑफ लेंथ एल। क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल बी साइन थीटा को, तो इंटीग्रेशन डी एफ और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन आई डी एल बी साइन थीटा। यहाँ पर लेंथ वेरी करेगा, बाकी कुछ वेरी नहीं करेगा। अगर लेंथ हम लोग जीरो लेंगे तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, फोर्स भी जीरो, और अगर लेंथ ले लेंगे एल तो टोटल फोर्स हो जाएगा एफ। डी एफ का इंटीग्रेशन एफ, और एफ माइनस जीरो ये एफ ही रह जाएगा, यहाँ पर आई रहेगा। डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो एल, एल माइनस जीरो ये भी एल ही रह जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं याद रखने के लिए, इसको लर्न आसानी से हो जाए उसके लिए, इस रूप में बी आई एल साइन थीटा, साइन थीटा यानी बिल साइन थीटा। याद रखने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, जैसे यहाँ पर आया ये एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं बिल साइन थीटा। वेक्टर के रूप में लिखना हो तो यहाँ से हो जाएगा एफ वेक्टर इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया उस करेंट कैरिंग वायर पर, और ये वेक्टर के रूप में लिखे हैं तो आई एल वेक्टर क्रॉस बी। एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻³ टेस्ला with a velocity of 4 × 10⁵ meter per second in a direction perpendicular to the magnetic field. Find the acceleration produced in it.
गिवन दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल पर चार्ज, चूँकि डबली आयनाइज्ड है तो 2e के बराबर होता है, समझ गया ना। तो इतना हो गया चार्ज, और मास लगभग 4u से थोड़ा ज़्यादा होता है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे ना कि चार्ज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, समझ गए ना, और इसके अलावे क्या क्या दिया हुआ है, तो जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है 2 × 10⁻³ टेस्ला। और क्या दिया हुआ, थीटा भी दिया हुआ, समझ गए ना। थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। अब निकालना है एक्सेलरेशन, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से F बराबर ma होता है ना, F बराबर ma, A बराबर क्या हो जाएगा, F/m। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन लिखोगे तो A = हो जाएगा F/m। F कितना हो जाएगा, तो q/v sin 90। और मास किसका लेना है, मतलब अल्फा पार्टिकल का ही। तो चलिए भी इतना ही रहने देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं सबका। तो Q∝ 3 × 3.2 न है 10⁻⁻19। भी जो है 4 × 10⁵, बी 2 × 10⁻³ sin 90 का वैल्यू 1, और अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है, मास जो है अल्फ़ा का मास 6.69 × 10⁻⁻27। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 25.6 ना, 25.6, 6.69। पावर देखो कर देते हैं एक साथ, तो ऊपर वाला पहले एक साथ कर देते हैं। तो 22 - 22 होगा ना, +5 है तो -17, और ये है प्लस, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 27, तो बचेगा 10⁻10। डिवाइड करने पर 3.83 आ रहा है इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन को फिर से सुन लो क्या कह रहा। अ रॉड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर कैरिंग करेंट 10 एम्पियर इज सस्पेंडेड मिडवे इन एयर, है ना, मिडवे in mid-air due to a strong magnetic field of magnitude 0.4 Tesla. If the rod is perpendicular to the magnetic field, then find its mass. यानी रॉड जो है ना, जिसका लेंथ है 1.5 मीटर, ये ठीक हवा में लटका हुआ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इस रॉड के परपेंडिकुलर है, तो पता करना है कि इस रॉड का मास कितना है जिस कारण लटका हुआ है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो डाटा दिया रहे ना, सॉल्यूशन में जो डाटा दिया उसको लिख लेना चाहिए। क्वेश्चन बनाने में सबसे अच्छा तरीका है, अपने आप सब आ जाएगा। तो रॉड परपेंडिकुलर है तो थीटा हो गया 90 डिग्री। रॉड का लेंथ कितना है 1.5 मीटर। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 0.4 टेस्ला। जी लिखा हुआ है, ठीक है ना। करंट भी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 10 एम्पियर। अब रॉड लटका हुआ है हवा में, मतलब बैलेंस में। इसका मतलब है कि जो वेट है रॉड का उसको बैलेंस कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। समझ गए, जो रॉड का वेट है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर रहा है। यानी यहाँ से लिख सकते हैं वेट ऑफ रॉड इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट। वेट हो जाता है mg,
अब मैग्नेटिक फोर्स लिखवाए थे बिल साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर कर देते हैं 90 डिग्री। यहाँ से निकालना है ए मास निकालना है, तो ये हो जाएगा BIL/G। साइन 90 का वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं ना है। बी का वैल्यू देखो दिया हुआ है 0.4, करेंट है 10, लेंथ कितना 1.5 है, तो यहाँ से और जी हो जाएगा 10, तो 10 से 10 कैंसिल, यानी 0.6 किलोग्राम। लगभग कितना हो जाएगा, इसका ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो 1000 से गुना करोगे 600 ग्राम, यानी 0.6 किलोग्राम यानी 600 ग्राम का रॉड है जो हवा में लटका हुआ है। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द फोर्स ऑन ईच साइड ऑफ ट्रायंगुलर करेंट वायर। फिगर में दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला और करेंट दिया हुआ है 10 एम्पियर। अब एक QR बराबर दिया हुआ है RP बराबर PQ। तीनों लेंथ दिया हुआ और ये तीनों लेंथ कितना है, तो ये सब के सब है 2 मीटर। इतना क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले मान लो QR पर निकाल लेते हैं, यानी F QR, पहले मैग्नीट्यूड ले लेते हैं बाद में डायरेक्शन देखेंगे। F QR तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, प्रत्येक का लेंथ सेम है, यानी बिल साइन थीटा। फॉर्मूला क्या आता है, बिल साइन थीटा। अब देखो ध्यान से जरा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और करेंट ऐसे है, मतलब एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का। अगर इसको आगे बढ़ाओगे ना, आगे बढ़ाओगे, सॉरी 120 कहते हैं, आगे बढ़ाओगे तो इसके पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल, यानी QR जो करेंट का डायरेक्शन दिया गया वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो यहाँ पर जो हो जाएगा B भी सब में सेम है, करेंट भी सेम है, L भी सेम है, ठीक है ना। समझो कि सब L के बराबर, किसके बराबर है ये, L के बराबर है। और यहाँ पर इस केस में हो जाएगा साइन 0 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 0 होता है 0, यानी अब कुछ वैल्यू बैठाने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा इंटू 0 बराबर 0। तो फोर्स हो गया 0, डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, उस पर लिखेंगे फोर्स RP इस पर तो B वही रहेगा, करेंट वही है, लेंथ भी वही है, लेकिन एंगल देखो लिखते हैं बाद में। पहले यहाँ पर देख लो क्या है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड का और ये ऐसे है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना होगा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120, 120 डिग्री हो जाएगा। 120 तो चलिए यहीं पर लिख देते हैं। तो B हो गया 2 × 10⁻⁻⁴, करेंट हो गया 10 एम्पियर, लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर और साइन 120 का वैल्यू किसके बराबर, साइन 60 के बराबर होता है, यानी √3/2। तो यहाँ से एक 2 से एक 2 काट देते हैं, यही ना। तो कितना हो जाएगा, बचेगा 2√3, 2√3 हो गया और 10⁻⁻³ न्यूटन। अब डायरेक्शन इसका देखते हैं किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर लग रहा। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से थोड़ा देर पहले भी चेक किए थे। देखो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से ये करेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे घुमा दीजिए फिंगर को तो फोर्स क्या हो रहा है, प्लेन के इनवर्ड जा रहा है, ठीक है ना, प्लेन के इनवर्ड। तो अगर इसको फोर्स के रूप में दिखाएंगे, मतलब वेक्टर के रूप में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ दिखाना होगा, तो FRP हो जाएगा 2√3 × 10⁻⁻³ न्यूटन और गोइंग इनटू प्लेन।
प्लेन के अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा, यानी गोइंग इनटू प्लेन कहो चाहे क्या कह सकते हो, इनवर्ड कह दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इनवर्ड ज़्यादा अच्छा वर्ड लगता है, इनवर्ड टू द प्लेन, इनवर्ड टू द प्लेन। अब उसी तरह से तीसरा जो साइड है ये पी क्यू, तो पी क्यू पर फोर्स निकालते हैं, पी क्यू फॉर्मूला तो वही रह जाएगा, बिल साइन। देखो यहाँ पर भी जो एंगल है ना, ये डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे है, करेंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 120 ही रह जाएगा, यानी 120 डिग्री। तो 2 इंटू 10 पर पावर -4 इंटू करेंट हो गया 10, लेंथ हो गया, और ये √3/2 से 2 कट गया, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 2√3 इंटू 10 पर पावर -3 न्यूटन। 2√3 इंटू 10 पर पावर -3 न्यूटन हो गया। अब अगर इसको लिखेंगे डायरेक्शन के साथ दिखाना, तो एफ पी क्यू, तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा, लेकिन देखो डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ देखो ध्यान से, करेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड तो थंब ऊपर जा रहा है, यानी आउटवर्ड टू द प्लेन हो जाएगा। तो 2√3 इंटू 10 पर पावर -3 न्यूटन आउटवर्ड टू द प्लेन। तो ये हो गया। तो एक साइड पर 0 हो गया, दूसरे साइड पर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड 2√3 इंटू 10 पर पावर -3, या डायरेक्शन हो गया इनवर्ड टू द प्लेन। तीसरे पर जो पी क्यू पर है, फोर्स का मैग्नीट्यूड वही है 2√3 इंटू 10 पर पावर -3 न्यूटन, डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड टू द प्लेन।